गुड मॉर्निंग बच्चों। यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 71 और तारीख है 23/12/2020। पाठ का नाम है हमारा पर्यावरण। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में हम क्या क्या सीखेंगे। तो इस वर्कशीट में सबसे पहले खाद्य जाल के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में इसे फूड वेब कहा जाता है। इसका चित्र के द्वारा भी इसको समझाया गया है। उसके बाद हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इससे संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फिर उसके बाद इसमें ओजोन परत किसे कहते हैं, ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है, ओजोन परत का क्षय यानी ह्रास क्यों हो रहा है, और ओजोन परत में छिद्र होने से बचाने के लिए किस प्रकार से उपाय किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस वर्कशीट में सीखने को मिलने वाली है और अंत में अभ्यास के प्रश्न हैं। तो अब हम अपनी वर्कशीट को समझना प्रारंभ करते हैं। तो वर्कशीट हमारा पाठ का नाम हमारा पर्यावरण, इंग्लिश में आवर एनवायरनमेंट, और सबसे पहला टॉपिक है खाद्य जाल यानी फूड वेब। तो अब ये फूड वेब क्या होता है यानी खाद्य जाल क्या होता है, तो हम इससे पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जो है वो एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी चेन है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही पोषी स्तर पर एक से अधिक प्रकार के जीव आ जाते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार के जीव को जो एक पोषी स्तर पर पाए जाते हैं उसको खाने वाले जीव जो कि दूसरे पोषी स्तर पे हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन एक सीधी रेखा के रूप में ना होके और ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का समूह बन जाता है, इसी को खाद्य जाल कहा जाता है। एक खाद्य जाल का उदाहरण दिया गया है। इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पौधा है। इस पौधे को यहाँ पर चूहे के द्वारा खाया जा रहा है और इसी को इस खरगोश के द्वारा भी खाया जाता है। इसी को यहाँ पर हिरन के द्वारा भी खाया जाता है और इसी को यहाँ पर बकरी के द्वारा भी खाया जा रहा है। और साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और जीव है, वो भी इसको खा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि दूसरे पोषी स्तर पर एक से अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये केवल एक ही खाद्य श्रृंखला ना होके खाद्य श्रृंखलाओं का समूह बन जाता है और इसीलिए इस समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया खाद्य जाल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो हमारे क्रियाकलाप कई प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। किस प्रकार से मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। प्रदूषण का अर्थ है पॉल्यूशन तथा वन उन्मूलन का अर्थ है वनों का काटना यानी डिफॉरेस्टेशन। अब उसके बाद इसी से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है तथा
कचरा निपटारा, इनसे संबंधित हमारे क्या कर्तव्य है, यानी मानव की जो एक्टिविटीज़ है वो इनके लिए किस प्रकार से उत्तरदायी है और इनसे हम किस प्रकार से निपट सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत इसमें बता रखा है इन्होंने, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है जो कि हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको अवशोषित कर लेती है तथा जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचाती है। और ओजोन परत समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, उसमें होती है। अब ओजोन परत का निर्माण होता किस प्रकार से है, तो अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑक्सीजन का अणु है, अल्ट्रावायलेट रेज है और इसके कारण ऑक्सीजन 2 परमाणुओं में टूट गया है। अब ये जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और इसीलिए ये तुरंत ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यानी अणु के साथ मिल जाते हैं और O2 और O से O3 बनता है। इसी O3 को ओजोन गैस कहा जाता है। और स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में जहाँ पे ओजोन गैस बहुत अधिक मात्रा में है तो उस जगह को हम ओजोन परत, इंग्लिश में ओजोन लेयर कहते हैं। अब ये जो ओजोन लेयर है ये किस कारण से ओजोन परत किस प्रकार से घटती जा रही है, इसका ह्रास होता जा रहा है, इसका क्षय होता जा रहा है या डिप्लीट होता जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण जो है वो है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। यानी ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीनों तत्वों से मिलकर ये गैस बनी हुई है और इसका उपयोग फ्रिज में, AC में, जहाँ पे कूलेंट की ज़रूरत होती है यानी ठंडा रखने की ज़रूरत होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद जब ओजोन परत का क्षय हो रहा था, वो डिप्लीट हो रहा था, तो एक रिसर्च के मुताबिक ओजोन छिद्र हो गया था, ओजोन होल हो गया था और ये एक चिंता का विषय था क्योंकि हमें पता है अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आने लगेगी और अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आती है तो उससे कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि मानव का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इसके अलावा जो फसल है उनको भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हमारे आँखों से संबंधित, कॉर्निया से संबंधित दिक्कत आ सकती है। तो और इसके अलावा स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इन सब गंभीर परिणामों से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों में सहमति बनाकर CFC के स्तर को 1986 के स्तर पर सीमित रखने के लिए ये प्रस्तावित किया। इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है क्योंकि ये जापान के क्योटो नामक जगह पर ये प्रस्तावित किया गया था, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। और पूरे विश्व में अब सभी AC तथा फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे CFC मुक्त उपकरण बनाएं। तो हमने देख लिया है कि ओजोन परत क्या है, उसका निर्माण किस प्रकार होता है
तथा ओजोन परत के डिप्लीशन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण विभाग ने क्या क्या प्रयास किए। अब हम अभ्यास से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ओजोन क्या है तथा यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो अभी अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया है, यहाँ पर ओजोन O3 गैस है जो कि O2 तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बनते हैं। और ओजोन परत हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो जैसे कि हमें पता है ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है तथा जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचाती है। फिर उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है CFC तथा UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो CFC जैसे कि हमने देखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये इसका पूरा नाम है। ये वर्कशीट में ऊपर दिया भी गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और इसी तरह CFC कहीं भी फुल फॉर्म दी गई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। तो हमने देखा है ओजोन परत के द्वारा सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है जिसे अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है उसको अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जैसे अभी हमने वर्कशीट में ऊपर देखा है वायुमंडल यानी समताप मंडल में ओजोन के निर्माण के लिए जो अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण है वो ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देते हैं। ये उदाहरण है। और ऑक्सीजन परमाणु फिर ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन अणु बनाते हैं। O2 + O मिलके O3 गैस का निर्माण करते हैं। इसी को क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस अधिक मात्रा में है तो इसीलिए उस जगह को जहाँ पर ओजोन गैस अधिक मात्रा में होती है उसको ओजोन लेयर या ओजोन परत कहा जाता है। तो ये वर्कशीट से संबंधित प्रश्न थे, इसके उत्तर को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वर्कशीट से संबंधित जो तथ्य थे उसको हमने समझ लिया है, इसके प्रश्नों के उत्तर को भी डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो इस वर्कशीट को एक दोबारा से रिवाइज करना है एक बार, और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखकर समय पर भेज देना है ताकि बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके। थैंक यू।